परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में आपने स्वर अर्थात अच संधि के अंतर्गत आने वाली जो 5 मुख्य संधियां हैं उनके विषय में आपने जाना था। मेरा प्रयास था कि मैं संक्षिप्त रूप से आपको एक ही वीडियो में 5 संधि के विषय में बता सकूं। अब विस्तार से एक एक संधि को लेकर के मैं आपको समझाता हूं उदाहरण के साथ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस समय जो मैं बात कर रहा हूं वो हिंदी का आधार लेकर बात कर रहा हूं और हिंदी के आधार पर संधियों के जो उदाहरण हैं वो आपको समझाऊंगा। जो मुख्य सूत्र होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाद में जब कभी मैं दोबारा संधि का प्रकरण लूंगा लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, तब आपको सभी सूत्रों के आधार पर समझाऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए संधियों को समझाया जा सके। तो आज के सत्र में मैं दीर्घ संधि को लेकर आया हूं। आइए देखते हैं दीर्घ संधि का सूत्र क्या है जो सभी को तैयार करना चाहिए। अकः सवर्णे दीर्घ। तो जो अकः सवर्णे दीर्घ ये सूत्र है। अक किसे कहते हैं सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए। अक प्रत्याहार को समझाने के लिए मैंने माहेश्वर सूत्रों पर कई वीडियो बनाए हैं। कृपया आप लोग माहेश्वर सूत्र के वीडियोज को देख लीजिए। अक जो प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, अ, इ, उ, री और लिरी। अ, इ, उ, री, लिरी ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और सूत्र कहता है जब अक वर्ण के साथ सवर्ण अर्थात उसका सवर्ण जब आता है, पूर्व वर्ण और पर वर्ण जब सवर्ण है और अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का है, तब उसका दीर्घ रूप हो जाता है। अब यहाँ पर समझिए कैसे। जैसे अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते? अ। तो अ और अ जब सवर्ण किसे कहते हैं, सवर्ण को भी समझ लीजिए। तो ल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये सूत्र है। मैं विस्तार से बाद में कभी आपको बताऊंगा जब संस्कृत के आधार पर संधि को पढ़ूंगा। अभी कैसे समझेंगे सवर्ण क्या है? जिसका उच्चारण स्थान, मुख में कई स्थान होते हैं, 8 स्थान बताए गए हैं तालु आदि। तो जिनका उच्चारण स्थान और जो बोलते हैं तब आभ्यंतर प्रयत्न होता है, भीतरी प्रयत्न होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है वो सवर्ण कहे जाते हैं। अभी सामान्य रूप से आप कैसे समझेंगे? यदि अ और पूर्व वर्ण हो और पर वर्ण भी आ हो तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। इसको समझाने के लिए मैंने कई उदाहरण लिए हैं। अभी एक एक उदाहरण को समझाऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, अक वर्ण के साथ जब सवर्ण आता है तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। कैसे? आ के साथ जब आ जुड़ेगा तो दीर्घ आ हो जाएगा और दीर्घ जो आ है उसका चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से लिखा जाता है। ई के साथ जब ई आता है तो दीर्घ ई हो जाता है और उसका चिन्ह इस तरीके से बनता है, बड़ी ई जिसे बोलते हैं। उ के साथ जब उ आएगा तो दीर्घ उ हो जाएगा। री के साथ री आएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा। आप इसको ऐसे भी विभिन्न स्थानों पर देख सकते हैं जिसमें 2 चूल्हे बने होते हैं। हालांकि अब इसका प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार लिरी पूर्व वर्ण है और लिरी के बाद लिरी आता है तो लिरी अथवा री हो जाता है। अब यहाँ पर आपको समझाना है कि लिरी के साथ लिरी का जो उदाहरण है आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस समस्या में मत आइए कि इसका कोई उदाहरण बताइए। यहाँ पर आपको किस तरीके से उदाहरण मिलेगा? यहाँ पर आपको री ले लीजिए, री के साथ लिरी जब जुड़ेगा, अब री और लिरी आप कहेंगे तो सवर्ण नहीं है,
री के साथ री होना चाहिए, लिरी के साथ लिरी होना चाहिए। तो बंधु मैं आपको बता दूं कि री और लिरी के उच्चारण स्थान भिन्न हैं, लेकिन फिर भी री और लिरी को सवर्ण कहा गया है। आपसे परीक्षा में भी पूछा जाएगा, कई परीक्षाओं में आ चुका है प्रश्न कि री और लिरी सवर्ण है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि री और लिरी को सवर्ण माना गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जब इनकी संधि होगी तो आपके पास विकल्प होगा, आप लिरी कर सकते हैं अथवा री कह सकते हैं। ऋति सवर्ण रीवा और लिरति सवर्ण लिरीवा का विकल्प यहाँ पर प्रस्तुत होता है, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी अ अथवा आ के आधार पर जो उदाहरण बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, सारे उदाहरण इस समय किसके चलेंगे? अ अथवा दीर्घ के। देखिए अब आप कैसे संधि को करेंगे उसका भी जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या करनी है। जैसे आप जोड़ेंगे परम धन अर्थ, परम धन अर्थ को जब जोड़ेंगे तो आपको सबसे पहले पूर्व वर्ण और पर वर्ण कौन से हैं उनको समझना होगा। जैसे परम का अंतिम वर्ण क्या है, परम का अंतिम वर्ण क्या है, तो आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अ। इसके साथ ही अर्थ जो है उसका पहला वर्ण क्या है? अ। अब आपने पूर्व वर्ण और पर वर्ण का चयन कर लिया, इन्हीं दो वर्णों में संधि होनी है। अब आपने देख लिया कि दोनों वर्ण सवर्ण हैं और दोनों वर्ण अट के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि बनेगी। तो सवर्ण दीर्घ संधि जब बनेगी तो आपको पता है आ जब जुड़ता है तो दीर्घ हो जाता है और दीर्घ का चिन्ह होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर आ हो गया। जब हम जोड़ेंगे तब ध्यान रखेंगे कि जो आ अलग हुआ था उसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। जब अ को मैंने अलग किया था तो म में हलंत लग जाएगा। इसके बाद अर्थ का जब आ अलग हो गया तो क्या बचेगा, उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है। अब आप समझ गए कि इन दो वर्णों के स्थान पर दीर्घ हुआ है और दीर्घ का जो चिन्ह है उसको यहाँ पर आप लगा देंगे और जब दीर्घ जब माँ में शामिल हो जाएगा तब माँ का हल चिन्ह हट जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप लिखेंगे माँ का हल चिन्ह हट जाएगा और दीर्घ का चिन्ह आ जाएगा और आप इस तरीके से संधि को कर देंगे, परमार्थ रूप बनेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वेद का अंतिम वर्ण क्या है? अ। अंत का पूर्व वर्ण क्या है? अ। अब यहाँ पर अ पूर्व वर्ण है और ए परवर्ण है। पूर्व और परवर्ण को जब जोड़ेंगे तो अ और आ मिलकर क्या बनता है? दीर्घा। देखिए दीर्घा बनता है और दीर्घा का चिन्ह होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, वेद का जब आ अलग हो गया तो वेद में दा में हल चिन्ह लग गया। इसी प्रकार ए अलग हो गया तो आपका इस प्रकार आपने लिख लिया। अलग हो गया, नकार बचा और तकार बचा, यहाँ पर लिख लिया। अब इनके स्थान पर दीर्घा हुआ है, दीर्घा का चिन्ह आप लगा लेंगे। जब दीर्घा का चिन्ह लगाएंगे, स्वर आ गया है और स्वर के आते ही हल चिन्ह हट जाएगा और हल चिन्ह हट गया, आपका रूप बन गया वेदांत। इसी प्रकार कल्प धन अंत पर जाएंगे तो पा में आपका क्या है? आ है। इधर क्या है? आ है। पूर्व और परवर्ण आपका हो गया, दीर्घा चिन्ह हो गया आ। अब आप जब जोड़ेंगे तो पकार में हल चिन्ह है, इधर आपका बच्चा
नकार और तकार, और इन दोनों के स्थान पर आदेश हो गया दीर्घा का। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो बनेगा कल्पांत। ठीक है, तो हल चिन्ह हट जाएगा और दीर्घ संधि बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए मकार में अंत में क्या है अ और इधर क्या है दीर्घा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दीर्घा बनेगा। दीर्घा का चिन्ह इस प्रकार है। आप ध्यान रखेंगे आगे भी दीर्घ हो सकता है, पीछे भी दीर्घ हो सकता है, आगे भी ह्रस्व हो सकता है, पीछे भी ह्रस्व हो सकता है। बस आपको देखना है सवर्ण होना चाहिए। अब क्या करना है, आप इस तरीके से लिख लीजिए हल चिन्ह लगा करके, और दोनों वर्ण जब निकल जाएंगे तो शेष भाग जो है उसे आपने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद संधि के बाद जो दो वर्णों की संधि हुई है, उन दोनों वर्णों की संधि होने के बाद जो रूप बना है उसे आप मध्य में ले लेंगे। और जब आप मध्य में ले लेंगे तो हल चिन्ह को हटा देंगे और इस प्रकार से आप का रूप बन जाएगा। क्या बनेगा आमाशय। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार मैंने कुछ और उदाहरण यहाँ पर दे दिए हैं। रचना धन आत्मक, तो दीर्घा और दीर्घा निकालेंगे, संधि बनाएंगे, रचनात्मक बनेगी। युवा धन अवस्था, यहाँ से दीर्घा निकलेगा, यहाँ ह्रस्व निकलेगा और युवावस्था बनेगा। गीत धन अंजलि, इसको भी जोड़ेंगे आप ध्यान से, ह्रस्व और ह्रस्व की संधि होगी और गीतांजलि रूप बनेगा। वार्ता धन आलाप, वार्ता और आलाप को आप जोड़ेंगे तो दीर्घा और दीर्घा जुड़ेगा, इसके पश्चात वार्तालाप रूप बनेगा। कुछ धन आसन को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घा का योग करके आप दीर्घ संधि के उदाहरणों को करेंगे। इस प्रकार रचनात्मक, युवावस्था, गीतांजलि, वार्तालाप और कुशासन, इन उदाहरणों का आप अभ्यास कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ह्रस्वी या दीर्घी के पश्चात ह्रस्वी या दीर्घी आने पर आप उदाहरणों को कैसे करेंगे। देखिए मैंने ई और ई के आधार पर आपके सामने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं। अब आपको क्या समझना है कि जो पूर्व वर्ण होगा वो ह्रस्वी या दीर्घी हो सकता है और जो पर वर्ण होगा वो ह्रस्वी या दीर्घी हो सकता है। तो दोनों के स्थान पर जब हम जोड़ेंगे तो दीर्घी हो जाएगा। अब रवि और इंद्र की संधि करनी है, रवि और इंद्र। तो रवि का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है ह्रस्व ई। इंद्र का पूर्व वर्ण क्या है ई। अब मैंने यहां पर पूर्व और पर वर्ण ले लिए जिनमें संधि होनी है। अब ई और ई को जब जोड़ेंगे तो देखिए दीर्घी हो जाता है। तो यहाँ पर आप दीर्घी ले लेंगे और दीर्घी का चिन्ह होता है। अब आपको करना क्या है ध्यान रखेंगे, मैं आपको इसलिए बार बार समझा रहा हूं, इस तरीके से करेंगे तो आगे आने वाले जितने कठिन से कठिन उदाहरण होंगे सरल तरीके से आप कर पाएंगे। अभी अपनी आदत इसी रूप में बनाइए। तो देखिए क्या हुआ, रवि, रवि में से जब देखिए ह्रस्व निकल गया तो वहां में लग गया हलंत। इसके पश्चात यहां पर भी ई निकल गया तो क्या बना नत्र। देखिए अब दोनों ही अलग हो गए, मैंने बचा हुआ हिस्सा यहां पर लिख लिया। दोनों के स्थान पर दीर्घी आ गई तो दीर्घी का मैंने यहां पर चिन्ह लगा लिया। अब देखिए जब स्वर आ जाएगा तो जो हल चिन्ह है वह हट जाएगा। जब हल चिन्ह हट जाएगा तो आप इस तरीके से लिख दीजिए और ये आपका शुद्ध उदाहरण बन गया रविंद्र। ठीक है। इसी प्रकार जब पृथ्वी और इंदु को जोड़ेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे पृथ्वी का अंतिम वर्ण क्या है दीर्घी। यहाँ पर पहला वर्ण क्या है ई। पूर्व और परवर्ण आपके सामने आ गए। अब आपने देखा कि दोनों स्वर हैं तो स्वर संधि होगी।
दोनों सवर्ण हैं और अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, अर्थात दीर्घ संधि होगी। और दोनों जब जुड़ेंगे तब आपका क्या रूप बन जाएगा? दीर्घी। अब देखिए, पृथ्वी और इंदु को जब आप जोड़ेंगे तो सबसे पहले जब ई अलग कर लिया तो यहां पर हल चिन्ह लगा लेंगे। पृथ्वी में से जब ई अलग हो जाएगा तो वहां में हल चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार ई अलग हो जाएगा तो नकार और इस तरीके से आप लिखेंगे। कितना भी कठिन उदाहरण हो, अपने नियम से चलते रहिए। यहाँ पर आपने ई अलग कर लिया, ई अलग कर लिया, दोनों को अलग करके बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर लिख लिया। अब ई और ई जब अलग हो गया तो जो मात्रा है वो आपने यहाँ पर ले ली मध्य में। जब आप जोड़ेंगे हल चिन्ह को हटा देंगे। तो इस प्रकार यह उदाहरण जो है संस्कृत में लिया जाएगा और पृथ्वीबिंदु बनेगा इस तरीके से। क्योंकि पृथ्वी को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं और संस्कृत में इस तरह से लिखते हैं। मैंने दोनों प्रकार के उदाहरण आपके सामने ले लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर पृथ्वी का जो परवर्ण है वो आपने ले लिया दीर्घी। ईस का पूर्ववर्ण क्या है? ई। तो दीर्घी और दीर्घी, देखिए जब दोनों जुड़ेंगे तो दीर्घी बनेगा, चिन्ह उसका ए है। अब क्या करेंगे आप? पृथ्वी का जब ई है उसको ई अलग कर लिया है तो आपने अलग करके ऐसे लिख लिया। इसी प्रकार यहां पर आपने ऐसे लिख लिया। और जो ई और ई को अलग कर लिया था उन दोनों के स्थान पर दीर्घी आ गई और दीर्घी को आपने ऐसे लिख लिया। जैसे ही स्वर आएगा हल चिन्ह हट जाएगा। आपके जब आप जोड़ेंगे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जैसे ये सरल उदाहरण है, अभी आप संधि के प्रारंभ में हैं। जैसे जैसे व्यंजन संधि पर जाएंगे, कठिन संधियां बनेंगी, तो इस तरीके से अलग करना और जोड़ना जो है अभ्यास करेंगे तो आसान रहेगा। तो आपने ये कर लिया। इसी प्रकार ये देखिए, लक्ष्मी का अंतिम वर्ण दीर्घी, इच्छा का पहला वर्ण ई, पूर्व और पर वर्ण जुड़ करके क्या बन गया? आपका दीर्घी, दीर्घी की मात्रा। अब देखिए, लक्ष्मी में से जब ई अलग हो गया तो क्या बचा? लक्ष्म, मां में लग जाएगा हल चिन्ह, क्योंकि स्वर हटते ही व्यंजन में हल चिन्ह लग जाता है। इसी प्रकार ई अलग किया तो क्या बचा? च, छ। इस प्रकार अब देखिए, इन दोनों के स्थान पर जुड़ने पर क्या हो गया? दीर्घी आ गया। तो हमने यहां पर क्या लिख लिया? दीर्घी। अब जैसे स्वर आएगा हल चिन्ह हट जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा? लक्ष्मी इच्छा। इस तरीके से आप का उदाहरण बन जाएगा। लक्ष्मी इच्छा बन जाए, हल चिन्ह हटा देंगे, सिद्ध हो जाएगा। अब आपको अभ्यास करना है तो मैंने कुछ उदाहरण और दे दिए हैं, आप अपने आप कीजिए। कवि ह्रस्वी और ह्रस्वी जोड़ेंगे, दीर्घी हो जाएगा, कवीक्षा बनेगा। फणी दीर्घी या ह्रस्वी जुड़ेगा, फणींद्र बनेगा। ऐसे ही मही और इंद्र जुड़ेगा तो महींद्र बनेगा। परि और ईक्षण जुड़ेगा, ह्रस्वी और दीर्घी तो बनेगा परीक्षण। क्या बनेगा? इस तरीके से उदाहरण बन जाएगा। आप इसको बना के देखिएगा और अभ्यास कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ह्रस्व या दीर्घु पूर्ववर्ण होगा और परवर्ण ह्रस्व या दीर्घु होगा तो ऊ बनेगा। ऊ के उदाहरण के लिए मैं फिर से बोर्ड को तैयार करता हूं। देखिए, मैंने कुछ उदाहरण ले लिए हैं। कैसे? सु धन उक्ति। सु में आप जब स्वर निकालेंगे तो क्या बचेगा? ऊ। ऐसे भी कर सकते हैं, सा में हल चिन्ह लग गया, ऊ अलग हो गया।
इसी प्रकार आपका ऊ अलग हो गया और इधर क्या बचा, ऐसे कर सकते हैं। अब आपको संधि कहां पर करनी है, यहां पर करनी है। तो ह्रस्व और ह्रस्व दोनों पूर्व वर्ण और पर वर्ण आपके सामने आ गए और ह्रस्व ह्रस्व जो जुड़ता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है। इस तरीके से उसकी चिन्ह से लगेगा। अब आपको क्या करना है, स जो कि हल चिन्ह है, ये ऊ की जो मात्रा है सा में आ जाएगी इस तरीके से और हल चिन्ह हट जाएगा और बचा हुआ हिस्सा आप ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार आपने जान लिया कि ऊ और ऊ को जब जोड़ेंगे तो दोनों ऊ के स्थान पर एक ऊ आएगा, दीर्घ ऊ आएगा और उस दीर्घ ऊ को आप जब सम्मिलित करेंगे तो सा में शामिल हो जाएगा, क्योंकि सा में हल चिन्ह है और स्वर इसमें चला जाएगा, हल चिन्ह हट जाएगा और सूक्ति बनेगा। इसी प्रकार यहां पर आएंगे तो ह्रस्व है और ह्रस्व है। अब आप इनको निकालना समझ गए होंगे और साथ में क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, घा में हल चिन्ह और इन दोनों ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ आ जाएगा, अलग कलर से लिख लीजिए, ठीक है। और इधर क्या बचा आपका, इस तरीके से। अब आप जब जोड़ेंगे तो दीर्घ ऊ की जो मात्रा है वो घा में चली जाएगी इस तरीके से और हल चिन्ह हट गया, बचा हुआ हिस्सा आपने यहां पर लिख दिया। इस प्रकार लघुक्ति जो है उदाहरण बन गया। अब यहां पर देखिए गुरु, गुरु का अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व। उपदेश का पूर्व वर्ण क्या है, ऊ। अब पूर्व वर्ण और पर वर्ण आपके सामने आ गए, दीर्घ ऊ बन गया, दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे। इस प्रकार अब आप जब जोड़ेंगे तो रा में हल चिन्ह लगाएंगे, इधर ऊ हट जाएगा तो देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा। अब दोनों ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ हो गया तो दीर्घ ऊ की जो मात्रा है वह आप ऐसे लगाएंगे और ये जो ऊ है रा में मध्य में लगाया जाएगा तो रा का चिन्ह हट जाएगा, हल चिन्ह हट जाएगा। और जब दीर्घ ऊ लिखते हैं तो बीच में देखिए घुंडी आती है इस तरीके से। तो गुरु पदेश, तो लघु, जब लघु ऊ लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं और दीर्घ ऊ जब लिखते हैं तो बीच में गोला बना करके लिखते हैं तो गुरुपदेश बनता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा संशय होता है कि गुरोपदेश कर दें, गुण संधि जैसा उदाहरण आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पर गुण संधि नहीं है। जब दोनों वर्ण आप निकालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सवर्ण है तो हमें दीर्घ संधि करनी है और गुण संधि करने से आप बच जाएंगे और जल्दी करेंगे तो गलती कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए जब आप गुण संधि करते हैं तो महाधन उत्सव बनाते हैं तो महोत्सव बनता है, तो वही उत्सव शब्द यहाँ पर है, लेकिन आगे वाला शब्द निर्भर करता है कि कौन सी संधि होगी। तो जब आप दोनों स्वर निकाल लेंगे, इधर से आपने निकाल लिया दीर्घ ऊ, इधर से निकाल लिया ह्रस्व ऊ और दोनों का स्थान पर आपका हो गया दीर्घ ऊ का चिन्ह। अब आप देखेंगे तो जब सवर्ण है ऊ है तो दीर्घ संधि होगी, तो दीर्घ संधि का नियम लगा दिया और यहाँ पर आपने क्या किया, धामे से ऊ निकला था अर्थात हल चिन्ह आ गया, इधर से ऊ निकला तो बचा क्या, यह बचा। अब दोनों का स्थान पर ऊ आ गया तो बीच में ऊ लिख लीजिए। अब जब आप जोड़ेंगे तब ध्यान रखेंगे कि ऊ की मात्रा ले लेंगे। क्या करेंगे, ऊ की मात्रा यहाँ देखिए हल चिन्ह है, यहाँ व्यंजन जो है व्यंजन में स्वर नहीं है अर्थात स्वर आगे चला जाएगा तो धा में चला जाएगा इस तरीके से और बचा हुआ हिस्सा क्या आ जाएगा, उत्सव। तो इस प्रकार वधूत्सव
उदाहरण बनेगा जो कि बिल्कुल सही है। और आप यदि अलग अलग नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में रहेंगे, तो गुण संधि भी कर सकते हैं धोखे में। इसलिए दोनों वर्णों को अलग निकालिए, अलग निकालने के बाद जोड़िए। मैंने कुछ और उदाहरण दिए हैं। भू धन उत्तम, यहाँ दीर्घु ह्रस्व, भूतम बनाएंगे। यहाँ पर मंज धन उषा, यहाँ पर भी आप बनाएंगे, अभ्यास करेंगे दीर्घ संधि का। लघु धन ऊर्मी, लघूर्मी बनेगा। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, मृत्यु धन उपरांत। और इसको भी जब आप जोड़ेंगे तब आप जल्दी करेंगे तो गुण संधि धोखे में कर जाएंगे, अन्यथा आप नियम से चलेंगे तो इस तरीके से दीर्घ ऊ आएगा और संधि हो जाएगी। आप जोड़कर देख लीजिएगा, ऐसे ही बनेगा। तो इस प्रकार आपने अ, ई और ऊ के उदाहरणों को देख लिया। अब मैं आपके लिए री और लिरी के उदाहरणों को लाता हूं। देखिए, री के उदाहरण आपके सामने हैं। री और री जब जुड़ेगा तो दीर्घ री बनता है। चूंकि आजकल प्रयोग में इसी प्रकार लिखा जाता है, अन्यथा ऐसे लिखा जाना चाहिए। खैर, अब उदाहरण आपके सामने रखते हैं। होत्री में जो अंतिम वर्ण आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इस तरीके से देखिए री निकलेगा। और इधर आप जब निकालेंगे तो भी री निकलेगा। इन दोनों री के स्थान पर अब आपके पास क्या हो गया है, री आ जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो अलग करेंगे, जब री को अलग करेंगे तो यहाँ क्या बचता है, ता में हलचिन्ह। इधर क्या बचता है, कार। ठीक है। अब देखिए मध्य में आपका क्या आ जाएगा, री आ गया। री का जो चिन्ह है तो कैसे लगाया जाता है, इसकी जो मात्रा है ऐसे लगाई जाती है। तो जो आगे देखिए हल चिन्ह है, यहाँ व्यंजन में स्वर नहीं है, तो ये जो स्वर है वो ता में चला जाएगा और आप इसको ऐसे लिखेंगे और बाद में पूरा जोड़ देंगे तो होत्रिकार बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो चूल्हे लगाकर, होत्रिकार। ठीक है। हालांकि अब इसका प्रयोग नहीं होता, आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर आएंगे, ये देखिए रिकार था, यहां पर लिरिकार कर दिया। अब देखिए यहां पर री है और यहां पर क्या है, लिरी है। अब यहीं पर समझना है कि यहां पर आपको दिख रहा है सवर्ण है। पीछे के सभी उदाहरण मैंने आपको बताए, देखिए सवर्ण के आधार पर थे। यहाँ पर री है और यहाँ लिरी है, तो आपको ये समस्या हो सकती है कि ये सवर्ण नहीं है। आपको बता दूं बंधु कि री और लिरी उच्चारण स्थान भिन्न होते हुए भी सवर्ण कहे गए हैं। इसलिए जब भी आप ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने आए तो आपको किसी प्रकार की उलझन में नहीं फंसना है और री और लिरी को जोड़कर आप री भी कर सकते हैं और लिरी भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ऐसा विकल्प विद्वानों ने दिया है। तो आप जब जोड़ेंगे तब आप देखिए ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, देखिए जब आप ता में हल चिन्ह लग जाएगा और इधर आपका क्या बचा, कार बचा। क्या बचा, कार बचा। अब ऐसी कंडीशन में जब आप री को सम्मिलित करेंगे, री को सम्मिलित करेंगे तो ता में री लगा देंगे और ता में री लगाने के बाद कैसे लिखेंगे, अलग लिख देता हूं मैं, होत्रिकार। इस तरीके से आपका उदाहरण बनेगा। जैसा यहां पर था वैसा यहां पर बनेगा। अब ध्यान ये देना है कि यदि आप लिरी को करेंगे तब आप कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ता में तो आपका देखिए हल चिन्ह लगा हुआ है और इधर आपका क्या है, लिरी हो गया, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। चूंकि ता में हलंत है, ता में हल चिन्ह है, तो आप आधा भी लिख सकते हैं। इसका एक विकल्प और है, वो ऐसे लिखा जाएगा, संस्कृत में
ऐसा विकल्प बताया गया है कि आप होत्र लिकार भी लिख सकते हैं। तो इस उदाहरण के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के नियम आपको मिलेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप प्रकृति भाव के रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने दीर्घ संधि के उदाहरणों को समझा। मेरा प्रयास था कि विविध उदाहरणों को आपके सामने ला सकूं और भिन्न भिन्न प्रकार के जो समस्याएं आ सकती हैं उनका भी निदान कर सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ में ही यदि कोई समस्या आई हो तो मुझे बताइए। हिंदी के आधार पर समझाने का मेरा प्रयास कैसा रहा मुझे बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सतुर को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल सके। मैं शीघ्र ही दूसरा वीडियो आपके सामने लाऊंगा। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।